नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आने वाला है। बीते साल जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग 39 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे और राज्य में वह आज बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब दांव पर है महाविकास अघाड़ी गठबंधन, क्योंकि देखा जाए तो अब तक कई संकेत मिल चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये एनडीए गठबंधन कमजोर पड़ सकता है, बिखरता हुआ दिखाई दे सकता है। शिंदे गुट के विधायकों का दावा है कि अब भी उद्धव गुट यूबीटी में ऐसे कई विधायक हैं जो शिंदे गुट की तरफ रुख करने वाले हैं, इस गुट में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर फैसले को सुरक्षित रखा है। विपक्ष का यही दावा है कि जब 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आएगा, जब वह अयोग्य ठहराए जाएंगे तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार खुद पर खुद गिर जाएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की कुछ अलग ही रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। पूरे ही देश भर में, देश के केंद्र में इन दिनों अडानी ग्रुप का मुद्दा गरमाया हुआ है और अडानी मुद्दे को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अडानी मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है, लेकिन शरद पवार ने यहाँ पर एक अलग ही बयान दिया है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि वह जेपीसी की मांग चाहते ही नहीं है। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो मत है वो एक अलग पेश किया है, उसके बारे में जानना चाहिए कि मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं, की उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। सर, आपने ये भी कहा कि अडानी को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। अडानी जैसे लोग अच्छा काम करते हैं, उनका ऐसा मैंने कहा नहीं, ये मेरे मुँह पर मत डालिए। मैंने ये कहा कि एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि किसने, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स, किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयाताबद्दल पण आपण भूमिका मांडली होती, त्याबद्दल असं की टाइम्समध्ये एका वर्तमानपत्रामध्ये मी बातमी वाचली. तिची बातमी अशी जनरल नव्हती. केंद्र सरकारच्या त्या खात्याच्या सचिवांनी असं स्टेटमेंट केलं की देशामध्ये दुग्धजन्य पदार्थांची कमतरता होण्याची शक्यता आहे आणि तशी वेळ आली तर आम्ही आयात करायचा विचार करू. माझं त्याच्यात एकच म्हणणं आहे की आयात करण्याची आवश्यकता नाही. उत्पादक शेतकऱ्याला चांगली किंमत तुम्ही द्या, या गोष्टीची आपने
आपने देखा किस तरह से यहाँ पर शरद पवार ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। अब देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव गुट से यानी कि शिवसेना यूबीटी से सांसद संजय राउत ने अपनी बात रखी। उनका क्या कुछ कहना रहा ये आपको जानकारी देंगे, क्योंकि संजय राउत का कहना साफ तौर पर रहा है कि अब महज किसी मुद्दे पर विचार नहीं मिलने को विपक्षी एकता में दरार नहीं कहा जा सकता। अडानी मामले पर चाहे टीएमसी हो, ममता बनर्जी ने यहाँ पर कोई भी फैसला लिया हो, चाहे यहाँ पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार साहब ही क्यों ना हो, दोनों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि विपक्षी एकता में किसी तरह से कोई दरार आ गई। इस तरह से उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। तो फिलहाल देखा जाए उनका कहना साफ तौर पर यही रहा कि जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जेपीसी की कोई भी जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि जब जेपीसी बनेगी उसमें बीजेपी का बहुमत रहेगा और अन्य दलों को अधिकतम 1 या 2 सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। तो शरद पवार का ये साफ तौर पर कहना रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की जो बैठक हुई, उस बैठक पर वह कहते हैं कि अगर जांच होती है तो वह एससी के नॉमिनेट की हुई एक 5 सदस्य की कमेटी के द्वारा कराई जाए, जिसमें कम से कम एक रिटायर्ड जज और बाकी अन्य सदस्य हो सकते हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर शरद पवार ने डंकी की चोट पर अपनी बातें रखती हैं और शरद पवार के इस बयान से यहाँ पर अब सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो चुकी है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा और कहीं ना कहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन में रार पड़ती हुई देखी जा सकती है। बेशक संजय राउत यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार के कुछ ऐसे फैसले भी देखने को मिले हैं जिस तरह से नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई और शरद पवार के यहाँ पर भी कुछ अलग बयान रहे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे से अलग हटकर शरद पवार के बयान देखने को मिलते हैं और 2024 में विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी यहाँ पर एमवीए की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर रश्मि ठाकरे, सुप्रिया सुले, अजीत पवार का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।